नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट को। रिटर्न स्टेटमेंट जो हमें समझाया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर। तो रिटर्न स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया है। बेसिकली क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी टॉपिक है जो हमको ईजी समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम इस चार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जिसमें रूल 1 जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट है उसको किस टाइम पीरियड के अंदर प्रेजेंट करना होगा कोर्ट में। रूल 1 ये बात करता है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट का प्रोटेक्शन होगा कोर्ट में। रूल 2 से लेके रूल 8 तक जो बात करता है पर्टिकुलर्स की, जब पर्टिकुलर्स को भी हमने सब डिवीजन में डिवाइड किया है, जैसे कि जनरल बात करता है और दूसरा स्पेसिफिकली रूप से बात करता है। जनरल जो बात करता है वो रूल 6 जनरल जो बात करता है वो बात करता है रूल 2 से लेके 5, 7 और 8 के अंदर। स्पेसिफिकली रूप जो बात करता है जिसके अंदर रूल 6 जिसमें कि बात किया गया सेट ऑफ के बारे में, रूल 6A से लेके G तक जिसके अंदर बात किया गया है काउंटर क्लेम के बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं कि रूल 9 जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं की जाएगी, नहीं करते हैं। रूल 10 जब रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं किया गया हो कोर्ट में तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या इफेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को, जिसके अंदर रूल 1 को हम समझते हैं कि रूल 1 क्या बात कहता है। जैसे कोई सूट है जो इंस्टीट्यूट हुआ है कोर्ट के अंदर, तो वहां पे कोर्ट क्या कहती है, सम्मन भेजती है अपोजिट पार्टी को, जैसे कि डिफेंडेंट को सम्मन भेज देगी और ये सम्मन जो भेजेगी विद इन 30 दिन के अंदर भेजेगी जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। जैसे ही सम्मन जो कि डिफेंडेंट के पास में पहुंच जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा और अपना रिप्लाई पेश करना होगा। ये जो रिप्लाई होगा ये रिटर्न स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा। अगर मान लीजिए जो डिफेंडेंट है वो 30 दिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, तो क्या होगा कि कोर्ट उसको और 2 महीने का टाइम दे देगी और जो टोटल टाइम पीरियड है उसे 90 दिन कर देगी। अगर उसके बाद में भी मान लीजिए कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ही नहीं होती, मतलब कि प्रेजेंट ही नहीं होता है आपके डिफेंडेंट, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में कोर्ट के डिस्क्रिएशन है कि कोर्ट अपना डिस्क्रिएशन पावर यूज कर सकती है। चाहे तो वो क्या कर सकती है, जजमेंट दे सकती है, अदरवाइज क्या कर सकती है, वो किसी पर्सन को, जो पर्सन डिफेंडेंट है उसको एक मौका दे देगी जहां पर वो अपना सफिशिएंट ग्राउंड प्रस्तुत करेगा। अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो वहां पे वो उसको मौका दे देगी और उसका रिटर्न स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये जो बात बोली गई थी, ये पूरी बात बोली गई थी सलीम, एक केस था जिसका नाम था सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 के अंदर बोली गई थी। दूसरी बात रूल फर्स्ट की कि जो रिटर्न स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो बहुत केयरफुली तरीके से बनाया जाएगा, मतलब कि बहुत सोच समझ के इसको बनाना पड़ेगा। तीसरी बात कि जब जहां पर रिटर्न स्टेटमेंट में एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स है, एक से ज्यादा प्लीडर्स है, वहां पे एजेंट्स है या आपके को डिफेंडेंट्स है, तो उन सभी के साइन जो होंगे वो मस्ट होंगे रिटर्न स्टेटमेंट पे। इसी के साथ में अगर मान लीजिए कि वहां पे कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है उस केस को, तो उसे एफिडेविट देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर और उसी के बाद में वो लायबल हो जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए किसी केस को। इसके बाद बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 के अंदर बोला गया है कि जब भी डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है तो उसको वो सारी बातें उठानी होगी जिसके रिगार्डिंग वो ये बोल सकता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। जब भी वो रिटर्न स्टेटमेंट अपना बना रहा है तो उसके अंदर उसको सारी चीजें देनी होगी कि ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है, ये वॉइड है या वॉइडेबल है। अगर मान लीजिए वो ये चीजें नहीं उठाता है ना, तो क्या होता है कि कोर्ट या फिर जो अपोजिट पार्टीज होती है वो इस फैक्ट के, जो भी फैक्ट्स नहीं है वहां पर, उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग अजम्पशन कर लेती है। और ये अजम्पशन जो होती है ये हो सकती है आपके फ्रॉड के लिए भी अजम्पशन कर सकती है कोई पार्टी, अपोजिट पार्टी, या कोर्ट मान सकती है, या लिमिटेशन के रिगार्डिंग भी अजम्पशन लगा दी जाती है। ये बात की गई थी रूल 2 के अंदर। रूल 3 के अंदर बात कर लेते हैं कि जहां पर भी कोई फैक्ट है, मान लीजिए कि रिटर्न स्टेटमेंट में अपन जो फैक्ट्स है ना, उनको स्पेसिफिकली रूप से रिटर्न करना पड़ेगा, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको। ऐसा नहीं है कि आपने है ना कि कोई बात लिखी कोई बात छोड़ दी, नहीं, आपको सारे फैक्ट्स को एकदम क्लियरली लिखना पड़ेगा, मतलब कि स्पेसिफिकली रूप से स्टेटेड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई डिनाइल फैक्ट है, आप किसी चीज को मना कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो एकदम एक्सप्लिसिट होना चाहिए, मतलब कि क्लियर रूप से वो स्पेसिफिकली पैरा के अंदर मेंशन किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि इसमें एक्सेप्ट जैसे कि डैमेजेस है उसको इनमें इंक्लूड नहीं किया, कि मतलब वहां पर कोई स्पेसिफिकली पैरा नहीं होगा, मतलब कि स्पेसिफिकली रूप से स्टेट नहीं किया जाएगा डैमेजेस को, ये इसका एक एक्सेप्शन था।
ये रूल 3 जो आया था ये एक केस से आया था, जिस केस का नाम था बद्दत एंड कंपनी वर्सेस ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी AIR 1964 के केस से आया था ये। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं रूल 4 की। रूल 4 बात करता है कि भाई जब डिफेंडेंट है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट बनाने जा रहा है और जब वो किसी प्लांट में जो एलिगेशन फैक्ट डाला गया था उसको डिनाई करने जा रहा है, तो वहां पर वो उस फैक्ट को क्लियरली रूप से डिनाई करेगा। ये नहीं कि वो उसको एवेसिवली डिनाई कर रहा है, मतलब कि गोलमोल तरीके से लिख रहा है उस चीज को कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके की चीज वो कभी भी नहीं करेगा डिफेंडेंट। जब भी वो डिनाई करेगा वो स्पेसिफिकली रूप से उस चीज को डिनाई करेगा, मतलब क्लियरली डिनाई करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझ सकते हैं इसमें हम कि मान लीजिए कि किसी प्लांट में एलिगेशन लगाया है कि डिफेंडेंट के मैनेजर ने डिफेंडेंट के ऑफिस में 5,000 रुपए लिए थे 12 मई 2020 को। अब जब डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया उसके अंदर उसने उसको ये चीज देनी होगी कि ना तो मैंने कोई 5,000 रुपए लिए, ना किसी इस दिन लिए, ना उस तारीख को लिए, ना किसी समय पे लिए, ना कभी नहीं लिया मैंने तो उससे 5,000। मतलब कि उसको ये स्पेसिफिकली रूप से डिनाई करना होगा इस चीज को लिख के, इस पूरी बात को लिख के। ऐसा इसलिए किया जाता है, नहीं तो क्या होता है कि अदरवाइज ऐसा मान लिया जाता है, कोर्ट प्रिजम्पशन लगा लेगी कि ये हो सकता है कि कभी ना कभी इसने उससे 5,000 रुपए लिए होंगे। तो इसलिए ही ये किया जाता है कि स्पेसिफिकली रूप से आप इसको डिनाई कीजिए। अगर आप नहीं करते तो कोर्ट मान लेगी कि आपने 5,000 रुपए लिए होंगे, तो इसलिए आप इसको एकदम क्लियरली इसको डिनाई कीजिए। रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 क्या बोलता है कि जो भी डिनाई आप कर रहे हैं, है ना, अगर आपने उसको स्पेसिफिकली रूप से स्टेटेड नहीं किया रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, तो ये चीज मान ली जाती है कोर्ट के द्वारा कि आपने उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उस फैक्ट को मान लिया है, आपने उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि ठीक है, एडमिट कर लिया है आपने उस फैक्ट को। तो ये बात आती है रूल 5 के अंदर। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो 6 जो सेट ऑफ की बात करता है, 6A से लेके G जो काउंटर क्लेम की बात करता है, ये स्पेसिफिकली रूप से बात करते हैं। इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जनरल को कंप्लीट करेंगे। तो जनरल के अंदर जब बात करते हैं तो रूल 7 की बात करते हैं कि रूल 7 क्या बात करता है कि जैसे जहां पर क्या है कि सेवरल ग्राउंड्स है, जो डिफेंस के सेवरल ग्राउंड्स है या फिर सेट ऑफ है या काउंटर क्लेम है, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिफेंस को, जो डिफेंस आप लिखने जा रहे हैं उसको अलग अलग लिखना होगा। मतलब सब चीजों को स्पेसिफिकली स्टेटेड पैरास में करना होगा, मतलब पैरास बनाने पड़ेंगे उसमें। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि कोर्ट ये रियलाइज कर सके कि ये क्लेम इस पर्टिकुलर चीज के लिए मांगा जा रहा है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्लेम किया जा रहा है, ये पर्टिकुलर आप रिटर्न स्टेटमेंट में देंगे। रूल 8 की बात करते हैं। रूल 8 क्या बात करता है कि यदि आपने कोई न्यू ग्राउंड लिया है डिफेंस का, मतलब मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूट हो गया आपका, कोई सूट तो जो इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि रिटर्न स्टेटमेंट आपने फाइल भी कर दी, जब प्लांट दाखिल हो गया था उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट दे दी। अब कोई नया ही ग्राउंड आ गया, तो अब ऐसे में क्या होता है, या फिर कोई सेट ऑफ का मामला आ गया या काउंटर क्लेम का मामला आ गया नया ही, तो वहां पे क्या होता है कि डिफेंडेंट उसको रेस कर सकेगा बाद में भी। एक केस था जैसे कि SK अब्दुल सत्तार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसके अंदर बताया गया था कि अगर कोई नया न्यू ग्राउंड आ जाता है, मान लीजिए कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस बनती है बाद में, जब सूट दाखिल हो गया है आपका, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गई, उसके बाद में पेंडिंग चल रहा है सूट अभी आपका, और कोई नई चीज वहां पे आ जाती है, नई बात पैदा हो जाती है वहां पे, तो क्या होता है कि कोर्ट उसको अलाउ कर देगा। वहां पे कोर्ट इसलिए अलाउ कर देगा कि भाई डिफेंडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो उस बात को रेज करेगा और कोर्ट इस चीज को अलाउ कर सकता है। ये बात बोली गई थी इस केस के अंदर। बात करते हैं रूल 9 के बारे में कि अगर जैसे कि एक बार रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया, ठीक है, तो अब आप नई प्लीडिंग नहीं ला सकते, कि सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं कर सकते आप वहां पर। अगर कोई ग्राउंड है जिसको आप देना चाहते हो कि भाई ये बोनाफाइड ग्राउंड है वहां पे, तो आप वहां पे एप्लीकेशन लगाइए और कोर्ट चाहे तो उस ग्राउंड को ऐड कर सकती है। ये कोर्ट के ऊपर ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 10 की। रूल 10 क्या बात करता है कि अगर डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में ही फेल हो जाता है ड्यू टू टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज, एंड उसको 90 दिन भी दे देते हैं कि कोर्ट कि भाई आप 2 महीने और ले लीजिए, और आपके पूरा टाइम पीरियड जो है 90 दिन कर देता है। तो अब जब 90 दिन का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया, तो उसके बावजूद भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई, तो वहां पे क्या होता है कि वहां कोर्ट क्या कर सकती है, या तो एक्सपार्टे कर सकती है, मतलब अपना कोई जजमेंट भी दे सकती है उस सूट के रिगार्डिंग, या फिर क्या करती है कि मौका दे सकती है डिफेंडेंट को कि आप अपना शो जो भी सफिशिएंट जो भी ग्राउंड है वो शो कर दीजिए, हम आपको मौका देंगे किस चीज का,
सुनने का मौका देंगे, और अगर उनको वैलिड लगता है तो वहां पे वो क्या करेंगे कि उसको मौका दे देंगे कि आप जाके रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए और केस को कंटिन्यू कर देंगे। एक केस था जिसमें बोला गया था मोडुला इंडिया वर्सेस कामाश्क्या सिंह देव 1988 का केस था, जिसके अंदर बोला गया था कि केस को केवल इस ग्राउंड पे बंद नहीं कर सकते कि वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई। अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं होती है और कोर्ट ने सिर्फ इस बात में ही केस को बंद कर दिया, तो ये कभी भी जो ये बात होती है ये नहीं कर सकती है कोर्ट, इसमें कोर्ट ये चीज नहीं कर सकती है वहां पे। तो अब हम बात कर लेते हैं सेट ऑफ के बारे में। सेट ऑफ जो कि हमें रूल 6 के अंदर बताया गया है। सेट ऑफ हमेशा डिफेंडेंट के द्वारा पेश किया जाता है, जो कि एक तरीके का क्लेम होता है। ये किसके अगेंस्ट में किया जाता है? ये हमेशा प्लेंटिफ के अगेंस्ट में किया जाता है। बात आती है कि किस तरीके से फाइल किया जाता है सेट ऑफ। सेट ऑफ हमेशा जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और वहां पर प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन हमें भी अगर क्लेम चाहिए उस प्लेंट में या प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, तो क्या किया जाता है कि ये रिटर्न स्टेटमेंट के साथ में सेट ऑफ को फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर। बात आती है कि आपके सेट ऑफ जो होता है वो किस लिए पेश किया जाता है। तो ये पेश किया जाता है हमेशा असर्टेन मनी की रिकवरी के लिए, मतलब कि कोई निश्चित या निर्धारित जो पैसा है उसकी रिकवरी के लिए सेट ऑफ का क्लेम किया जाता है। ये एक तरीके का क्रॉस क्लेम होता है जो कि डिफेंडेंट मांगता है प्लेंटिफ से, मतलब कि प्लेंटिफ ने अपना क्लेम किया किसके अगेंस्ट में? डिफेंडेंट के। वहीं पे डिफेंडेंट भी क्लेम करेगा, वो क्रॉस क्लेम करेगा अगेंस्ट प्लेंटिफ के। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए ने बी के ऊपर केस किया कि बी के ऊपर मेरे 2000 रुपए बाकी है, तो वहीं पर बी भी ए के ऊपर क्रॉस क्लेम कर सकता है कि भाई आपके ऊपर भी तो मेरे 5000 रुपए बाकी है, वो कौन देगा? तो उसके लिए क्या करेगा बी जो डिफेंडेंट है वो वहां पर सेट ऑफ लेके आएगा, मतलब क्रॉस क्लेम के लिए सेट ऑफ फाइल करेगा। अब बात कर लेते हैं हम काउंटर क्लेम की। काउंटर क्लेम में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से कोर्ट में लगाया जाता है। ये सेम सेट ऑफ की तरह ही कोर्ट के अंदर लगाया जाता है। आप इसको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लगा के काउंटर क्लेम को कोर्ट में पेश करते हैं। बात आती है इसमें रूल्स की। रूल 6A के बारे में समझेंगे कि 6A क्या बात कहता है। 6A यही बात कहता है कि जब कोई डिफेंडेंट है और वो कोई क्लेम चाहता है प्लेंटिफ से, कब चाहता है कि जो अराइज हुआ था उसी कॉज ऑफ एक्शन में, मतलब जो भी कॉज ऑफ एक्शन था जिसकी वजह से सूट इंस्टीट्यूट हुआ था कोर्ट के अंदर, उसी से अराइज हो रहा है कोई क्लेम जो कि डिफेंडेंट चाहता है प्लेंटिफ से। तो वहां पे क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है कोर्ट के अंदर, और ये जो कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है इसी के साथ में अटैच कर देता है अपना काउंटर क्लेम, जो कि वो क्लेम चाह रहा है प्लेंटिफ से लेना। ये उसी तरीके से होता है जिससे कि क्रॉस क्लेम होता है, वही बात कही गई है काउंटर क्लेम भी तरीके से। 6B क्या बोलता है? 6B बोलता है कि यहाँ पर जहाँ पे ये स्पेसिफिकली रूप से रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही फाइल किया जाएगा, ये बात बोलता है 6B। 6C क्या बात करता है कि मान लीजिए कि डिफेंडेंट ने अपना काउंटर क्लेम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया, और अगर कोई प्लेंटिफ है जिसको कि ऑब्जेक्शन है उस जो काउंटर क्लेम को प्रेजेंट किया है उसके फैक्ट से, उसको कोई ऑब्जेक्शन है, तो प्लेंटिफ क्या करेगा? प्लेंटिफ कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा इस ऑब्जेक्शन की कि ये जो फैक्ट जो कि डिफेंडेंट ने अपने काउंटर क्लेम में उठाए हैं, ये जो फैक्ट्स है ये इंडिविजुअल सूट चलना चाहिए इन फैक्ट्स को लेके, या फिर सेपरेट सूट आना चाहिए इन फैक्ट्स को लेके, ये आप इसमें नहीं उठा सकते हैं। तो कोर्ट को अगर उस एप्लीकेशन पे सही लगता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो कोर्ट बोल देगी कुछ भी अपना जो भी उसको लगता है वो आदेश दे देगी या ऑर्डर दे देगी कोर्ट उस एप्लीकेशन पे। ये बात बोली गई थी 6C के अंदर। 6D के अंदर बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई सूट डिस्पोज होता है तो काउंटर क्लेम तब भी चलेगा, काउंटर क्लेम तब भी कंटिन्यू रहेगा और उसमें अलग से जजमेंट सुनाया जाएगा। 6E की बात करते हैं। 6E में बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्लेंटिफ है और वो काउंटर क्लेम का रिप्लाई नहीं देता है, ठीक है, तो जब वो रिप्लाई नहीं देगा तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा कि भाई आप रिप्लाई पेश नहीं कर रहे हैं तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया कोर्ट ने, ठीक है। और कोर्ट चाहे तो इसमें डिसीजन भी सुना सकती है, ठीक है, किसमें जो काउंटर क्लेम है उसमें डिसीजन सुना सकती है, जो भी उसको सही लगे कोर्ट को उस तरीके का वो आदेश दे सकती है कोर्ट में। 6F की बात कर लेते हैं। 6F बोलता है कि जब प्लेंटिफ के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो रहा हो फाइल, चाहे काउंटर क्लेम फाइल हो रहा हो, और वहां कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई बैलेंस अमाउंट हो सकता है, तो कोर्ट वहां पे
अपना जजमेंट दे देगी उस बैलेंस अमाउंट के लिए। ये बात की गई थी 6F में। लास्ट बात आती है 6G के बारे में। 6G के अंदर बोला गया है कि डिफेंडेंट के द्वारा जो रिटर्न स्टेटमेंट से संबंधित कोई भी रूल्स है, जो भी रिटर्न स्टेटमेंट से संबंधित होंगे, रूल्स रिलेटेड रूल्स होंगे, वही आपके डिफेंडेंट के द्वारा पेश किए गए या सबमिट किए गए काउंटर क्लेम के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये बात की गई थी 6G के अंदर। तो आई होप आज आप जो ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।